बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन एजुकेशन में। अभी हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था आवर इकोनॉमी जो हमारे 10th क्लास का सिलेबस है उसके सिलेबस पर बात करेंगे और उसके पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे आप जानते हैं सोशल साइंस में कई पार्ट है। सोशल साइंस के एक पार्ट है जिसे हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास, एक पार्ट है ज्योग्राफी, एक पार्ट है इकोनॉमी और एक पार्ट है पॉलिटी। लेकिन पॉलिटी मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना है सिविक्स पढ़ना है। तो अभी हम लोग प्रॉपर सिलेबस पे बात करेंगे और उसकी पढ़ने की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस लेसन से कितने सवाल आते हैं, वो लेसन डिस्कशन के समय हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे बुक का नाम, उसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थ व्यवस्था। नॉर्मली हम लोग को कई बार लगता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वर्ड की गौर कीजिएगा, दो वर्ड है, एक है इकोनॉमिक्स और एक है इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का हिंदी अर्थव्यवस्था। जैसे कई बार क्या होता है कि आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर कोई फंक्शन पार्टी में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? तो स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी फंक्शन में एक रूल बना हुआ है। जैसे एक रूल है और उसी रूल के तहत सबको आना है, उसी रूल के पालन करते हुए सबको जाना है। इससे क्या होता है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। उसी प्रकार से एक देश किस प्रकार से प्रगति करेगी, एक देश कैसे विकास करेगा, इसके लिए एक देश में रूल है। और वह रूल जो देश के संसाधन से संबंधित हो उसी को कहते हैं इकोनॉमी, उस रूल को। और उस सारे रूल जिस सिद्धांत पर काम करते हैं, उस सिद्धांत जहाँ लिखा जाए उसे कहते हैं शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मली हम लोग को जो पढ़ना है वो इकोनॉमी पढ़ना है। और जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स किसी एक देश का नहीं होता है। जैसे हम अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करेंगे तो इसमें अमेरिका के इकोनॉमिक्स, दुनिया भर के तमाम जितने भी देश हैं उस सभी देश की इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट पढ़ना होगा इसमें। देखिए, इसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो शास्त्र तो समझते हैं, शास्त्र का मतलब जहाँ सिद्धांतों का संकलन हो, जहाँ बहुत सारे सिद्धांत जुड़े हो। और जहाँ सारे सिद्धांत जुड़े हो, सिद्धांत किससे संबंधित होना चाहिए? अर्थ से। अर्थ मतलब धन, धन से संबंधित सिद्धांत, संपत्ति से संबंधित सिद्धांत, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक अर्थ से संबंधित एक व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था का फायदा किसी देश के, किसी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले। अरे समझ में, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि समझते हैं ना, शास्त्र है ये, शास्त्र। और अर्थव्यवस्था बहुत आसान है। अर्थव्यवस्था किसी देश का होगा, जैसे किसी राज्य का होगा, किसी क्षेत्र का होगा। जैसे हम कह सकते हैं आपकी गांव की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी घर की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमी ठीक नहीं है, मतलब हमारे घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। हमें कभी नहीं कहें कि हमारे घर की इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो याद रखना, अर्थव्यवस्था जब भी वर्ड आएगा तो किसी न किसी क्षेत्र के साथ आएगा, लेकिन अर्थशास्त्र जब भी आएगा तो अकेला आएगा। चलिए, इतना बात कंप्लीट है। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब आवर इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी याद रखना है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मिनट। चलिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं, इस हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारे सिलेबस है उस सिलेबस के पार्ट को देखें तो कई टॉपिक पढ़ने, कई लेसन पढ़ने हैं। अब इस लेसन में सबसे पहला लेसन ही है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला लेसन क्या है? अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या है, हम लोग जब लेसन पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल से देखेंगे। हल्का से एक नमूना हम लोग देखें अभी, और लेसन में डिटेल से देखेंगे। जैसे ब्राउन है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ठीक है। फिर लुईस है, लुईस का कहना है कि अगर कोई देश है, उस देश में जितने भी देशवासी रहते हैं उसके संतुष्टि के लिए अगर आप संसाधन बांट रहे हैं, अगर उस संसाधन के बांटने से अगर वो संतुष्ट हो जा रहे हैं तो हम समझें उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है, हमारे देश में संसाधन का वितरण हो रहा है, तो वितरण इस हिसाब से होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि जो समाज में उच्च वर्ग है या फिर वैसे लोग जिसका समाज में बड़े बड़े मतलब उच्च पदों पर पकड़ है तो उन्हें तो फायदा मिल ही जाता है, लेकिन जो आम आदमी है जिनके इन नियम के बारे में, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को योजना आया तो उस योजना के बारे में जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो फायदा मिल जाएगा क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते उस योजना के बारे में। लेकिन जो गरीब तबका है, जो अगर मान लिया जाए कि ना पढ़े लिखे हो, अगर उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है तो उसे तो फायदा नहीं मिलेगा। तो
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था ठीक होने का ये भी मतलब है कि जब सरकार की कोई योजना आए या फिर संसाधन का जब वितरण हो तो समाज के हर वर्ग को, हर अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी फायदा मिले, उसे फायदा ना मिले जो सिर्फ आगे खड़ा हो। आ रहा समझ में? तो अर्थव्यवस्था में लुईस का डिफिनेशन अलग है, ऑर्थर लुईस कहते हैं उन्हें, ब्राउन का डिफिनेशन अलग है, कीन्स का डिफिनेशन अलग है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेसन क्या होगा? अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र, जिसमें कई क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन है, उसका नाम है, आप जानते होंगे प्रॉपर, अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था किसी देश की अच्छी है तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक बहुत बड़ी इकाई की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं मुद्रा। आ रहा समझ में? और मुद्रा आने के लिए इंपॉर्टेंट है आय। तो इसलिए सेकेंड हमारा लेसन होगा, उसका नाम है राष्ट्रीय एवं राज्य की आय। राष्ट्रीय एवं राज्य की आय। सोचिए, अगर देश और किसी राज्य में इनकम होगा तभी तो राज्य सस्टेन करेगा आगे, तभी तो राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तभी तो समावेशी विकास देश में होगा। समावेशी विकास का मतलब ऐसा विकास जो सबके आवेश में करे, सभी के पास पहुंचे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। तो चलिए, आ रहा समझ में? अब राष्ट्रीय राज्य की जब आय होगी प्रॉपर, तो आय से इनकम से क्या जमा होता है? इकट्ठा होता है मुद्रा। तो थर्ड लेसन हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा। क्या पढ़ेंगे? मुद्रा। अब मुद्रा जब पढ़ लेंगे तो आप जानते हैं मुद्रा को प्रॉपर कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है किसी बैंक वगैरह में, और बैंक वगैरह में रखा जाता है वैसे संस्थान जो मुद्रा को लेन देन करती है, वैसे संस्थान को हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। मतलब बैंक क्या एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है। जैसे समझिए वित्त क्या है, मुद्रा को ही एक केस में वित्त कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास मुद्रा है और उसे खर्च करने का अधिकार मेरे पास है, तो हम कहेंगे कि मेरे पास वित्त है। मान लीजिए कि मैं आपको 100 रुपये दिया और बोला कि नहीं, खर्च नहीं करना है, मैं 1 घंटे बाद तुमसे लूंगा, तो आपके पास मुद्रा तो है लेकिन उसे खर्च करने का अधिकार नहीं, तो आप कहेंगे आपके पास वित्त नहीं है। जैसे हमारे देश में वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री कहने का मतलब कि देश की जितने भी राजकोष में जो वित्त है प्रॉपर, उन्हें उस पर निर्णय लेने का अधिकार है, उसे खर्च करने का अधिकार है। ऐसे नहीं कुछ भी खर्च कर देंगे, खर्च करने का एक तरीका है प्रॉपर। आ रहा है समझ में? तो बताइए मुद्रा कहाँ जमा होता है? बैंक में, और बैंक उसे लेन देन करती है। लेन देन कहने का मतलब उसे खर्च करने का अधिकार है। क्लियर है? लेकिन तरीका है उसका प्रोसेस है। तो वही किस तरीके से बैंक उस मुद्रा को खर्च कर सकती है, उस जो प्रोसेस है, वो जो संस्थान में, मतलब जो नियम, उसी में पढ़ना है वित्तीय संस्थान। बताइए फोर्थ लेसन क्या पढ़ेंगे हम लोग? हमारी वित्तीय संस्थान। और इसमें हम लोग बैंक वगैरह कैसे काम करते हैं सब कुछ देखेंगे। इसके बाद फिफ्थ लेसन होगा हमारा, देख लीजिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र, राष्ट्रीय राज्य की आय, मुद्रा, हमारे वित्तीय संस्थान। अब देख लीजिए, अगर हमारे वित्तीय संस्थान बैंक वगैरह, तो बैंक वगैरह से हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, हम पैसा जमा करते हैं। तो जब लोन लेते हैं कई बार, तो हम लोग रोजगार शुरू करते हैं। तो इसके बाद यहीं से पढ़ना एक लेसन जिसका नाम है रोजगार एवं सेवा। रोजगार एवं सेवा। और सेवा जो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो एक है प्राइमरी क्षेत्र, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो वही बात है, वहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद 6 लेसन है, उसका नाम है, समझना है, वैश्वीकरण। जैसे रोजगार और सेवा है, तो रोजगार हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने गांव में एक दुकान खोल लिए और दुकान किराना स्टोर खोल के अपना रोजगार चला रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही दुकान धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल का हो जाए, और इतना बड़ा लेवल का हो जाए कि मैं अपना एम्पायर, अपना कंपनी दूसरे देश में खोल लूँ, तो एक देश दूसरे देश से जुड़ चुका है। ऐसा ही तो हुआ होगा थम्स अप के साथ, ऐसा तो हुआ होगा प्रॉपर बड़े बड़े जो मोबाइल कंपनियाँ उसके साथ। सबसे पहले अपने जगह पे अपने देश में शुरू किए होंगे, जब वो बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा फिर उसे अलग अलग देशों में, दुनिया में फैलाने का प्रयास किए होंगे। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। मतलब कहने का मतलब विश्व को हमने जोड़ दिया, वैश्वीकरण। तो 6 लेसन पढ़ना, उसका नाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन।
इतना बात ठीक है, अर्थव्यवस्था में इतना तो पढ़ना ही है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एवं इसके क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में हम लोग सामान का क्रय विक्रय करते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य की आय, तो इसमें भी इनकम आ रहा है, हम सामान की क्रय विक्रय करेंगे। मुद्रा से भी सामान का क्रय विक्रय करते हैं। हमारे वित्तीय संस्थान भी सब मुद्रा से चल रहा है। रोजगार एवं सेवा, रोजगार जब भी देते हैं हम किसी को, तो पैसों का क्रय विक्रय, आय मतलब आदान प्रदान करते हैं। सेवा में वही हाल है, वैश्वीकरण में वही हाल है। तो अगर मान लीजिए कि हम सामान को जब खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कई बार नकली सामान दे दिया जाए, प्रोडक्ट में डिमेरिट हो। तो क्या प्रोडक्ट में डिमेरिट है, तो उस डिमेरिट से लड़ने के लिए, उस डिमेरिट पदार्थ को दूर करने के लिए क्या हमारे देश में कोई नियम है? तो एक नियम है। और जब हम किसी पदार्थ को खरीदते हैं तो हमें कहा जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, और जो सामान को बेचता है उसे कहते हैं उत्पादक। तो अगर मान लीजिए कोई उत्पादक, अगर हम उसके पास बहुत भरोसा पे गए हैं और भरोसा पे उससे सामान ले रहे हैं, अगर वह मान लीजिए कि बहुत मतलब छोटा सोच का है, अगर उसे मिलावट करके या किसी प्रकार से छल कपट करके और सामान में डिमेरिट सामान और हमें ओरिजिनल बता के बेच रहा है, अगर उसमें डिमेरिट निकल गया तो हमें हमारी देश इतना अधिकार देता है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ संस्थाएं हैं वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं और हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है, और वह सामान जो है प्रॉपर वो वापस होगा, पैसे मिलेंगे वापस रिटर्न में, और उसे सज़ा भी मिलेगी। इस डर से आदमी कम से कम मतलब समझिए कि मिलावट वाला सामान तो नहीं बचेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई मिठाई है, तो आजकल दूध बनाने की अलग अलग तरीके आ गए हैं, जिसमें कई बार बेसाला दूध बनाया जाता है, जो लगता है दूध जैसा लेकिन दूध होता नहीं है, और उसे मिठाई बनाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे में अगर मिठाई खाया जाए तो स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ेगा, लोग की डेथ हो जाएगी। और ऐसे मतलब समस्याओं से लड़ने के लिए कई प्रकार के एक्ट आए 1986 में। उसके बाद देखें तो कई प्रकार की संस्थाएं बनी जो एक उपभोक्ता जो सामान खरीदता है उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए इसके बाद जो सिविल लेसन पढ़ना है उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण का नियम या उपभोक्ता संरक्षण। आप एक अगर मतलब रेडियो वगैरह सुनते होंगे आप, तो आप ये भी सुने होंगे कभी कभी, जागो ग्राहक जागो। मतलब कहने का साफ साफ मतलब कि ग्राहक अगर आप प्रॉपर खरीदने वाले हैं तो आप जाग जाइए, सामान खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो इस लेसन में पढ़ाऊंगा कि उस समस्या को दूर करने के लिए, और यहाँ तक कि दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, तो अगर आप यहाँ कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने पर वह उस यूनिवर्सिटी को मुआवजा देना पड़ेगा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी पर क्लेम होगा, यूनिवर्सिटी को कई प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर लेसन इकोनॉमी का। और आपको अब काम की बात बता दूं कि इकोनॉमी ठीक है, मतलब आपके 10th क्लास में तो पूछे जाते हैं इकोनॉमी यहाँ से सवाल, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो बहुत हद तक यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। मतलब सारे के सारे लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय और राज्य की आय से तो डिफिनिट सवाल आते हैं, बीपीएससी हो यूपीएससी तक यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है, बेसिक है पूरा ये। और बाकी वनडे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं आगे जाके तो बहुत हेल्प करेगा। और एक बात और बहुत बड़ी मिथ्या है कि हम लोग साइंस और मैथ के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फिर भी बताता हूँ कि आगे आने वाला समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमको तैयारी इसलिए करना पड़ रहा है कि हम एक समय पर इन विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़े हैं। अगर आप 6 क्लास 7 8 9 10th अगर मन से पढ़ लिए, 11th 12th तक मन से पढ़ लिए, तो यकीन मानिए आपको बाद में कंपटीशन के लिए अलग से क्लास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ है पूरा। तो इस प्रॉपर जो लेसन है, इस लेसन को प्रॉपर मैं बात कर लूँ तो लगभग 5-5 दिन के अनुपात में समय लगेगा। और 7 लेसन है तो 35 दिन, और 35 + 5 ऐसे मान के चलिए कि 35 से लेकर 40 दिन में हमारा एक पार्ट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इकोनॉमी में पूरे फुल के फुल मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब जब शुरू करेंगे फर्स्ट लेक्चर अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत मजा आएगा। इकोनॉमी बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे आर्ट का विषय, कई बार हम लोग का माइंड में आ जाता है कि आर्ट का विषय है थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बहुत मजा आएगा और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आपको साइंस में मजा आता है तो साइंस से ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपको मैथ में मजा आता है पढ़ के तो मैथ से ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपको इकोनॉमी में मजा आता है तो फिर इकोनॉमी तो है ही। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नई एहसास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।